गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में पहले तो हम ये देखेंगे कि हमने पिछली बार क्या पढ़ा था। पिछली बार हमने किसी बार मैग्नेट को एक डाइपोल के जैसे माना था, मैग्नेटिक डाइपोल, और उसकी एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन में हमने जितनी जितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होने वाली थी वो निकाली थी। हमें क्या मिला था? हमें ये मिला था कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ बार मैग्नेट विच इज़ ट्रीटेड एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, वो हमारा आया था μ0/4π और 2m/d³। ऐसे जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए निकालते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल कितना आता था? अगर आपको याद हो, μ0/4π की जगह यहाँ का कांस्टेंट होता था 1/4πε0। 2 तो 2 रहता था। d वही है, d आपको पता है डिस्टेंस है, जैसे यहाँ r³ होता था वही d है। r और d में कोई सानी नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। और m आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आता था जो कि कितना था? p था। ठीक है, ऐसे आपने फिर b इक्वाटोरियल निकाला था। b इक्वाटोरियल था μ0/4π और 2m की जगह सिर्फ m और अपॉन में d³, जबकि यहाँ आप पे e जो आपका इक्वाटोरियल था वो आप पे आया था μ0/4π की जगह 1/4πε0। p आएगा m की जगह और नीचे r³ लिख दो d³ की जगह। दोनों डिस्टेंस है, दोनों में कोई सानी नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। अब सबसे मेन बात, ठीक है, फोकस ठीक हो चुका है। अब सबसे मेन बात यह है कि जैसे हमें पता है ई एक्सियल अपॉन ई इक्वाटोरियल करेंगे, ई एक्सियल अपॉन ई इक्वाटोरियल करेंगे तो इससे ये कैंसिल होगा, r³ से r³ कैंसिल होगा, p से p कैंसिल होगा, 2:1 आएगा। यही हमने अपना पुराना वीडियो ख़त्म करा था कि b एक्सियल अपॉन b इक्वाटोरियल, देखिए μ0 से μ0 और 4π से 4π कैंसिल, m से m कैंसिल, d³ से d³ कैंसिल, ये भी 2:1 आया था। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए अब हम कुछ बात करते हैं। कभी कभार क्या होता है, हमें पोल्स ना दे के दो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट दे दिए जाते हैं। जो आपके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होते हैं वो दे दिए जाते हैं। जैसे पहले तो हमें पोल्स के मतलब मैग्नेट के पोल्स दे दिए थे, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ। तो हम 4 इंटरेक्शन बना रहे थे, नॉर्थ नॉर्थ के बीच, साउथ साउथ के बीच, साउथ नॉर्थ के बीच और नॉर्थ साउथ के बीच, ये बना रहे थे। अगर अब हमें मैग्नेटिक मोमेंट दे दिए जाएँ तो हम क्या बनाएंगे? तो उसके लिए आप लोग एक नोट लिखिए, when टू मैग्नेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप एंड साइज़, कैसे भी हों हमें कोई मतलब नहीं है, हॉर्स शू टाइप के हों, बार मैग्नेट टाइप के हों, सर्कुलर हों, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बस हम ये कहना चाहते हैं कि व्हेन टू मैग्नेट्स हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट्स, दो मैग्नेट हैं जिनके मैग्नेटिक मोमेंट्स हमें गिवन है, हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट्स, एक का m1 है और एक का m2 है, आर गिवन, और हमने इन्हें सेपरेट करा है आर डिस्टेंस से, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। कि हम पे दो मैग्नेट हैं जिनका मैग्नेटिक मोमेंट्स कितना है, m1 और m2 है, और हमने इन्हें आर डिस्टेंस से क्या करा है, सेपरेट करा है। देन फोर्स कैपिटल F एक्टिंग बिटवीन दैम, इनके बीच में जो फोर्स कैपिटल F एक्ट करेगा, फोर्स कैपिटल F एक्टिंग बिटवीन दैम इज़ कितना होगा? तो दो तरीके से होगा यार। पहला फोर्स हम निकालेंगे एक्सियली, ठीक है, एक बार फोर्स निकालेंगे एक्सियली और एक बार निकालेंगे इक्वाटोरियली। डेरिवेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ना कॉम्पिटिशन में ना वैसे। फोर्स इक्वाटोरियल कितना होगा, ये दोनों चीज़ें निकालेंगे। तो आपको पता है, देखियो एक्सियल में हमेशा 2 टाइम्स आएगा, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे फोर्स हो। व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड? इट इज़ फोर्स अपॉन अ सिंगल चार्ज। फ़र्क तो कुछ पड़ेगा ही नहीं, बस एक चार्ज कम कर देते हैं। फोर्स में 2 चार्ज आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में 1 चार्ज आता है। तो रिलेशन तो वही रहेगी, यहाँ 2 टाइम्स आएगा, यहाँ 1 टाइम्स आएगा। तो आपको कैसे याद रखना है, ऐसे कुछ आएगा, μ0/4π m1 m2 बाई r⁴। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी यही आएगा, μ0/4π m1 m2 बाई r⁴।
ये आएगा। अब आपको पता है दोनों में कुछ होगा, ये 2 टाइम्स होगा, ये 1 टाइम्स होगा, तो ऐसे ही अगर ये 3 टाइम्स हुआ, ये 3 टाइम्स हुआ तो ये कितना बनेगा 6 टाइम्स। आपको पता है एक्सियल हमेशा दुगना होता है, दोनों को डिवाइड करोगे तो दोबारा आप पे कितना आएगा 2:1 आएगा। अगर आपने फोर्स एक्सियल अपॉन फोर्स इक्वेटोरियल निकाला, डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, तो आपको पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कटेगा, m1 m2 बाई आर की पावर 4 से m1 m2 बाई आर की पावर 4 कटेगा, इधर 6 है और इधर 3 है, कट के दोबारा 2:1 आएगा। तो आपको एक ये कंसेप्ट भी याद रखना है कि हम पे 2 मैग्नेट हैं, उनके मैग्नेटिक मोमेंट दिए हैं, पोल नहीं दिए हैं, और दोनों के बीच में r डिस्टेंस है। तो हम जो फोर्स निकालना चाहेंगे, एक तो एक्सियली निकालना चाहेंगे और एक इक्वेटोरियली निकालना चाहेंगे। तो क्या है म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, m1 m2 आर की पावर 4, आर की पावर 4, यहाँ दुगना होगा तो यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, अभी भी आप पे 2:1 आएगा। बात करते हैं ये आर की पावर 4 क्यों आया, क्योंकि बच्चों देखो एक बार मैग्नेट के ना, जैसे अगर मैं बात करूँ एक बार मैग्नेट है ना, तो उसके अंदर भी इंट्रैक्शन है, एक तरह का फोर्स है, और वो फोर्स होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ऐसे हमने एक दूसरा बार मैग्नेट ले लिया, उसमें नॉर्थ डैश साउथ डैश है, उसका फोर्स एफ डैश है, वो भी आर स्क्वायर होगा। तो अब हम इनका कंबाइंड फोर्स बता रहे हैं यहाँ, तो आर की पावर 4 आएगा। ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता, सबसे मेन बात है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कौन करेगा, जो सिर्फ आर स्क्वायर के डिपेंडेंस में हो। ये वाले फोर्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो डजंट फॉलो इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन्वर्स स्क्वायर लॉ कौन फॉलो करते हैं, जिसमें आर स्क्वायर आए नीचे, यहाँ पे क्या आ रहा है आर की पावर 4 आ रहा है, इसलिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको नोट में याद रखनी है। चलिए ये नोट देख लीजिए, आगे बढ़ेंगे अब फिर। ठीक है, देखिए नई चीज़ क्या है। नई चीज़ आप पे कुछ ऐसी है कि आपको मैंने ये पहले ही बताया था कि नोट में लिख लेना। एक तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आपने देखा इन टर्म्स ऑफ बार मैग्नेट, वो हो गया मैकेनिकली। अब करंट के टर्म्स में देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के टर्म में। तो पहले हम देखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट इन टर्म्स ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के टर्म्स में मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, तो ये आप लोगों ने देख ही लिया है, मैं दोबारा बता देता हूँ। मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और ये होता है कोई भी पोल स्ट्रेंथ ले लो इनटू लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट, m/2l। ये हम पहले कवर कर चुके हैं, सारी बातें हमने देखी है। ये कैसे जाता है, साउथ से नॉर्थ से जाता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी है। अब हम देखना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ करंट कैरिंग कॉइल या मैग्नेटिक मोमेंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये तो बार मैग्नेट के टर्म्स में हुआ या मैकेनिकली हुआ है ना, फिजिकली। अब हम देखना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब सिंपली ये है कि एक लूप जो होगा, लूप कैरिंग करंट, लूप ने कुछ करंट कैरी करा होगा। तो ये वैसे ही जैसे हम फ्लक्स निकालते थे ना, वही चीज़ है। ठीक है, लूप कैरिंग करंट, इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। तो देखिए कुछ ऐसा है कि हमने ये एक सरफेस बना ली। ठीक है, ये हम पे एक क्लोज सरफेस है, और मान लो इसका एरिया ए मॉड है। तो यहाँ का जो एरिया वेक्टर होगा ए वेक्टर, वो कैसे बना होगा भाई, देखो मैग्नीट्यूड तो यही उठाना है, और एक नॉर्मल वेक्टर निकालना पड़ेगा एन कैप। वो नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन या तो ऊपर होगी या नीचे होगी, ऐसे। कोई जो एरिया वेक्टर होता है इस सरफेस पे अपना क्या है, इस सरफेस पे बस अपना मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट स्क्वायर, 20 यूनिट स्क्वायर, और हमने एक यूनिट वेक्टर बनाया, वो इसके यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। तो जो हमारा एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर वो कैसे बनेगा, मैग्नीट्यूड तो इसी सरफेस का उठाना है, और डायरेक्शन इसे देगा इस सरफेस का नॉर्मल वेक्टर। इस एरिया वेक्टर पे अपना क्या है, अपना सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये हम पहले भी डिसाइड कर चुके हैं, अपना सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन कौन देगा, नॉर्मल वेक्टर। अब यहाँ से हम ये मान लेते हैं अगर इस लूप पे कोई करंट घूम रहा है, कैसे भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लॉकवाइज जाएगा तो आपको पता है कैसा बनेगा, साउथ पोल बनेगा, पर नीचे से देखोगे तो वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोल। ये हम इलस्ट्रेशन देख चुके हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट वो होता है करंट इनटू एरिया वेक्टर, करंट इनटू एरिया वेक्टर, ये करंट इनटू एरिया वेक्टर। ठीक है, ये। पर अगर इसमें बहुत सारे लूप्स हैं, बहुत सारे क्या हैं, लूप्स हैं ऐसे,
तो हमें नंबर ऑफ़ टर्न्स भी लगाने पड़ेंगे, तो हम NIA लगा लेंगे। पर कभी भी इसे ऐसे याद नहीं करा जाता। n क्या है? n है टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स, जितने टर्न्स होंगे। और ये n क्या है? ये n है नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर, ये हमारा नॉर्मल वेक्टर है। और ये कैपिटल N क्या है? टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स। नंबर ऑफ़ टर्न्स, टर्न कितने हैं इसमें। बट आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर असली में ये नहीं है, ये है। तो हम लिखेंगे इसे NI, ठीक है। और ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है? मॉड A, और साथ में क्या? n कैप। तो मैग्नेटिक मोमेंट की वही डायरेक्शन होगी जो किसकी होगी? नॉर्मल वेक्टर की होगी, ठीक है। मतलब ये भी ऊपर जाएगा ऐसे, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट ये याद रखना। अब कभी कभार क्या करते हैं, हम मॉड भी नहीं लगाते। अगर हम ए भी लिख लेंगे तो इसका मतलब भी क्या है कि मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं। जब तक ऊपर वेक्टर नहीं है तो मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं। मॉड A, और A लगभग बराबर ही है। देखो मैंने वेक्टर नहीं लगाया, मतलब मैं यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ है, याद रखना। क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको इसका कंक्लूज़न पता चला ना कि यहाँ से अब हमें क्या पता चला फाइनली। ये दूसरा है कि अगर किसी लूप में कुछ करंट कैरी है तो वो मैग्नेटिक डाइपोल या मैग्नेट के जैसे बिहेव करेगा, ठीक है। ये हम पहले भी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, पहली क्लासेस में, पर अभी हम यहाँ से देख लेते हैं। तो नाउ व्हेन अ लूप कैरीज यूनिफॉर्म करंट, यूनिफॉर्म मतलब फ्लो एक जैसा ही करे। अगर यहाँ से चला 2 एम्पेयर के फॉर्म में तो यहाँ पे भी 2 एम्पेयर ही हो, पूरी जगह 2 एम्पेयर ही घूमे, तो व्हेन अ लूप कैरीज करंट आई, और लूप कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए, ठीक है। व्हेन अ लूप कैरी करंट आई देन इट बिहेव्स एज अ मैग्नेट, ये मैग्नेट के जैसे बिहेव करेगा। सर इसमें क्या 2 पोल होंगे? हमें तो एक ही दिख रहा है आगे वाला। तो अगर तुम्हें आगे साउथ दिख रहा है तो पीछे नॉर्थ होगा। मैंने बताया था ना, कागज़ के नीचे से देखोगे नॉर्थ, ऊपर से क्या होगा? साउथ। तो पोल दोनों ही हैं, ठीक है। पोल सिमेट्री पे डिपेंड करेगा, पर थिकनेस पे नहीं करेगा कि कितना चौड़ा है कितना मोटा है। आप पे पतली से पतली mm की, मिलीमीटर की परत भी हो तो उसमें भी 2 पोलैरिटी बन सकती है, ऊपर नीचे, ठीक है। ये चीज़ें। चलिए अब हम थोड़ा मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्या होता है। तो वही है, थोड़ी मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी से डिनोट होगा, ठीक है, फाई बी। तो हम पे क्या है, एक एरिया है, यहाँ पे हमने नॉर्थ पोल लगाया, यहाँ पे साउथ पोल लगाया, और इससे बहुत सारी लाइंस पास कर रही हैं, बहुत सारी ऐसे, ठीक है। और जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये सारी चीज़ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। और सरफेस थोड़ा ऐसा बनाना कि ये इसके साथ कितना एंगल बनाए? थीटा एंगल बनाए। यहाँ पे भी कितना हो? थीटा हो। यहाँ पे भी कितना हो? थीटा हो। यहाँ पे भी कितना हो? थीटा हो। हर बार थीटा एंगल बने। आप चाहे नॉर्थ साउथ को ऐसे रख लो तभी भी थीटा दिख जाएगा आपको, है ना, ये बात है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या आप बोल सकते हो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, जो भी बोलो, है ना। तो इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट सरफेस वेक्टर, है ना। इसका सरफेस आप कुछ भी मान लो, एस मान लो, है ना, एस। ये क्या है? फिर से ये साउथ पोल है बच्चे, है ना, ये साउथ पोल है, वो नॉर्थ पोल है, और ये एस उसका एरिया है, ठीक है। ए भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट सरफेस वेक्टर स्लैश एरिया, और पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में देखना है आपको, पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में देखोगे तो बात बन जाएगी। तो यहाँ से हमें पता चला मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स इज सरफेस इंटीग्रल। आपको पता नहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, आप बोलते थे सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस, यही बोलते थे ना, वेक्टर, थीटा एंगल आ जाता था। आज यही करना है बेटा, ई की जगह बी आ गया, ई की जगह फिर बी आ जाएगा, डी एस तो डी एस ही रहेगा, तो बी डॉट डी एस आ जाएगा, ये रहा, ठीक है। फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट डी एस।
और फिर इसके बाद आपको ये पता है कि ये खुलेगा, ये सर ये गोला क्या बनाया, ये सरफेस इंटीग्रल का नोटेशन है, तो बी डी एस आप पे आ जाएगा कॉस थीटा। पर तुम्हें पता है ये डी एस वैक्टर अपने आप में क्या है, अपने आप में क्या है, ये डी एस वैक्टर जो खुद ब खुद है ये कुछ और नहीं है, ये है बी वैक्टर डी एस और फिर क्या है एन कैप है। तुम्हें पता है ना ये डी एस वैक्टर कुछ और नहीं होता, अभी बताया था क्या होता है, जो एरिया वेक्टर होता है उस पर अपना सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसको डायरेक्शन कौन देता है, नॉर्मल। तो इसका मतलब ये थीटा एंगल नॉर्मल का होगा, यहाँ से जो नॉर्मल जारी होगी उसके साथ कितना एंगल बन रहा होगा, थीटा बन रहा होगा। ठीक है, डायग्राम आप बुक से अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एन कैप के साथ होगा। आप ये भी कर सकते हैं फिर कि डी एस तो किसी काम का नहीं है, उसे बाहर निकाल लो, क्योंकि डी एस तो नहीं है ना वेक्टर, डी एस बाहर आ गया और आप पे बचा बी डॉट एन कैप। ठीक है, मैं भी मान लूँगा बी डॉट एन कैप है, तो आप लिख सकते हो इसे डी एस बी एन कैप और कॉस थीटा। बट इसे सिंपल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्या कि बी डी एस कॉस थीटा, वो समझ जाता है कि एंगल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का है। ठीक है, थीटा जो है, थीटा एंगल है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड यूनिट वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल है ये। ठीक है, तो इतनी सी बात थी बच्चे। अब इसकी यूनिट बतानी पड़ेगी, उसकी तो तुम्हें पता ही है क्या है, फ्लक्स की ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, यहाँ की यूनिट बतानी पड़ेगी। तो यहाँ की यूनिट यहीं से बता देंगे। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये डेफिनेशन बनी कैसे। देखो हमने इसे यूनिट ले लेना है, 1 ले लेना है, 1 यूनिट स्क्वायर। तो बस यहाँ से देखो यूनिट सरफेस वेक्टर एरिया पर यूनिट टाइम, 1 सेकेंड में करेंगे फ्रीक्वेंसी के जैसे, और कितनी फील्ड लाइंस पास हुई, कितने पर यूनिट एरिया। तो फ्लक्स कुछ और नहीं है, कितनी फील्ड लाइंस पास हुई। यहाँ पे फील्ड लाइंस मतलब क्या है, आपको पता ही है, हमने पहले भी देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या बताती है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताती है। जब पहले देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज नथिंग, इट इज़ द स्ट्रेंथ, इट गिव्स द इंडिकेशन अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ और नहीं डिनोट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रही है। और मैग्नेटिक फील्ड जब हम पर यूनिट एरिया निकालेंगे, मतलब इसको 1 रखेंगे, तो जो भी चीज़ आएगी वो हमारा फ्लक्स होगा 1 सेकेंड में। ठीक है, ये चीज़ें। चलिए इसकी यूनिट बनाएंगे, इसकी अब यूनिट बनाई जाएगी भाई। तो क्योंकि तुमने फाई का फॉर्मूला देखा, फाई बी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस, तो इसकी एक तो डिराइव यूनिट यहीं से निकालो, एसआई में डिराइव निकालते हैं, डिराइव और एक जो फंडामेंटल है ना, फंडामेंटल मतलब जो हम यूज़ करेंगे, दोनों यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो डिराइव कैसे बनेगी, बी की होगी टेस्ला, ठीक है, टेस्ला, और डी एस एरिया है तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये बन गई टी एम स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं डिराइव। बट इसकी फंडामेंटल होती है वेबर, वेबर WEBER, डब्लू छोटा बी, इसे डिनोट करते हैं। तो देख लो कितनी है, या तो टेस्ला मीटर स्क्वायर बोलो या वेबर बोलो, देखो एंगल की कोई होगी नहीं, तो बी की टेस्ला हो गई, डी एस की मीटर स्क्वायर होगी, या वेबर बोल लो। ठीक है, अब अगर इसके डायमेंशन निकालने तो डायमेंशन निकाल लो, डायमेंशन ऑफ 5b, डायमेंशन ऑफ 5b, तो 5b के हमें डायमेंशन निकालने हैं, वो बराबर होंगे डायमेंशन ऑफ b इंटू डी एस, क्या है एरिया है, b इंटू एरिया, यही तो होगा ना। अरे यार तुम्हें डी एस से क्या मतलब है और एंगल से क्या मतलब है, डॉट प्रोडक्ट से क्या मतलब है। डायमेंशन में तो सिर्फ हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को, एंगल कैसे होती है, डायमेंशन लेस होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का देखेंगे और एरिया का देखेंगे बस। अब मैग्नेटिक फील्ड का कैसे पता करें सर, मैग्नेटिक फील्ड के बहुत फार्मूले हैं, पर बेटा हमेशा मैग्नेटिक फील्ड अगर डायमेंशन में यूज़ होगा तो ये अलग लगाना, फोर्स इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, थीटा से तो कोई मतलब नहीं है, ये अलग लगा लेंगे। क्योंकि इसमें देखिए अगर इसका यूज़ करेंगे तो फोर्स के हमें पता होते हैं, चार्ज के पता होते हैं, वेलोसिटी के पता होते हैं, सबसे बढ़िया यही है। नहीं तो और कोई लगाओगे बाइट-सैवर्ट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, फंस जाओगे बहुत गंदा, फिर म्यू नॉट के ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, इससे बढ़िया यही लगाओ। तो डायमेंशन ऑफ बी, व्हाट इज बी, बी इज फोर्स बाई QV, फोर्स अपॉन QV, और इनटू क्या चल रहा है बच्चे, एरिया चल रहा है। ठीक है, बी चाहिए ना बेटे, QV नीचे आएगा, ये है, निकाल लो, क्या है बड़ी बात थोड़ी है, अब तो निकाल लोगे डायमेंशन। तो डायमेंशन अगर हमें निकालने हैं तो फोर्स का होता है MLT-2, ये मैंने बोला था, याद कर लेना। फोर्स का क्या होता है MLT-2, एरिया का
मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। और चार्ज इज़ नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, चार्ज इज़ डिराइव क्वांटिटी। कैसे मिलती है? करंट इनटू टाइम। करंट इज चार्ज बाय टाइम, तो चार्ज इज करंट इनटू टाइम। व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज करंट इनटू टाइम। करंट के लिए हम लगाते हैं ए और टाइम के लिए हम लगाते हैं टी। चार्ज हो गया करंट इनटू टाइम। और वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड मतलब एल टी माइनस वन। क्या कर दिया फिर ये? फोर्स का तुम्हें पता ही है क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए एम आया, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर एल टी माइनस टू। एरिया के लिए मीटर का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। चार्ज के लिए करंट इनटू टाइम, करंट के लिए एम्पियर, टाइम के लिए टी। वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड तो एल टी माइनस वन। देखिए माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो गया और बाकी चीज़ों को आप ऊपर भेज दीजिए। तो देखिए आप पे क्या आएगा, 5b के डायमेंशन क्या है? देखो m तो एक ही है ना, m तो एक ही है तो m को एक ही लिख दिया। देन उसके बाद देखिए l क्यूब है ऊपर, एक और दो तीन, तो l क्यूब आ गया। और देखिए नीचे भी एक l है, जब ये l ऊपर जाएगा तो माइनस वन होगा, तो 3 की पावर मतलब 3 माइनस 1 हो जाएगा। अरे यार सर क्या करते हो? तो ठीक है ये कैंसिल कर लिया, l से l कैंसिल कर लिया। अब बताओ कितना है? l से l कैंसिल हो गया ना मेरे भाई, कितना है? l स्क्वायर है। वैसे भी 3 माइनस 1 2 ही आता, ठीक है। और इसके बाद क्या बचा तुम पे? t की पावर कितनी है? माइनस दो, t की पावर माइनस दो। और एम्पेयर नीचे है, ऊपर जाके एम्पेयर की पावर माइनस वन आएगी। तो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस दो, ए की पावर माइनस वन आ जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसे ही बढ़ते रहो। चलिए अब क्योंकि हमने पहले भी कवर करा था गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, वैसे हम आज भी कवर करेंगे। वहाँ मैंने आपको ब्रीफली बताया था, यहाँ पे और भी छोटा बताऊँगा। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म पहले देख लेते हैं। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बोलता था कि फ्लक्स जो होता था वो होता था चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कि किसी क्लोज सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज करा है मल्टीप्लाई बाई 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। कभी भी गॉस लॉ को ये मत बोलना ई डॉट डी एस होता है, ये पहले से एस्टेब्लिश है, ये चीज़ पहले से हम पे कि फ्लक्स निकलता कैसे है। फ्लक्स इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट गॉस लॉ ने क्या बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक के कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। क्यू क्या है कि किसी क्लोज सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज करा है और वो मल्टीप्लाई बाई 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। ये मत बोलना कि ये है, 0 मार्क्स मिलेंगे। ये और ये पहले से इस्टेब्लिश है, ये इसके बराबर है, ऐसे हम बनाएंगे। और वहाँ पे 0 आया था, यहाँ पे भी 0 आएगा। तो टॉपिक का नाम गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ निकालना है मैग्नेटिज्म में, गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बोला भाई सिंपल सी बात है कि अगर आप पे कोई क्लोज सरफेस है, उसमें आप एक बार मैग्नेट रख दो, यहाँ पे उसका नॉर्थ हो, यहाँ पे उसका साउथ हो। नॉर्थ की मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ माइनस एम, साउथ की मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ प्लस एम। कुछ तो डिफरेंस करना था तो ऐसे कर दिया। एब्स्ट्रैक्ट डेरिवेशन है, ये पहले ही बताया था, इसको कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, एक्सियोम टाइप की है। और यहाँ से बहुत सारी अगर हम फील्ड लाइन पास कराते हैं ऐसे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का इंडिकेशन देगा। इसका एरिया आप डी एस मान लेना, ठीक है। एरिया डी एस है, पोल रखा अंदर और उसने मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के साथ कितना एंगल बनाया? थीटा एंगल बनाया। मतलब नॉर्मली बनाएगा ना हमेशा, तो नॉर्मल ने कितना एंगल बनाया? थीटा एंगल बनाया, ऐसे, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अगर यहाँ पे हम टोटल फ्लक्स देखना चाहें फाई ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स ही तो बनेगा ना जब किसी क्लोज सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड पास करे एक्सटर्नली तो फ्लक्स बनता है, ठीक है। ऐसे हम मान सकते हैं। सर तो ये मैग्नेट क्यों लगाया अंदर? ऐसी मेरी मर्जी है, लगा दिया। इसी मैग्नेट की वजह से मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, और वो इसे पेनिट्रेट कर रही है क्लोज सरफेस को। मैंने मान लिया, क्या जा रहा है? एब्स्ट्रैक्ट डेरिवेशन है, आप कुछ भी मान सकते हो। तो देखो फाई ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे एक चार्ज तो है नहीं जैसे वहाँ होता था, यहाँ पे दो पोल्स हैं नॉर्थ और साउथ, तो दोनों की वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। नॉर्थ अलग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, साउथ अलग बनाएगा। भूल गए क्या? अभी नहीं करा था हमने एक्सियल इक्वेटोरियल में? नॉर्थ के लिए अलग निकलती थी बी डैश, साउथ के लिए अलग निकलती थी बी, और दोनों का समेशन करते थे वाया एंगल। ऐसे करेंगे फाई ड्यू टू बी जो है। सर आपने ये तो बताया नहीं फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है। तो यार वहाँ फ्लक्स स्केलर थी, यहाँ पे भी फ्लक्स स्केलर है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, नोट में लिख लो यार, कोई बात नहीं, चलता है, कुछ खुद भी डिस्कवर करो। फ्लक्स इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इट इज़ जस्ट अ नंबर, और वो भी हाइपोथेटिकल। इट इज़ जस्ट
नंबर, सिर्फ एक नंबर है, ठीक है, नंबर स्केलर होगा। तो फाई भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड फाई ऑफ नॉर्थ पोल प्लस फाई ऑफ साउथ पोल, ये होगा, ये तो होगा ना। फाई टोटल फाई ऑफ नॉर्थ पोल और फाई ऑफ साउथ पोल, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप यार देख सकते हो, जैसे हमने वहाँ पे करा था वैसे यहाँ पे करेंगे। आप ये देखो, मैं आपको एक शॉर्ट बता देता हूँ, शॉर्टकट ना एब्स्ट्रैक्ट के लिए, शॉर्टकट देखो शॉर्टकट क्या है। हमने देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ के हिसाब से Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स बनाना चाहें, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो Q की जगह तो देखो पोल स्ट्रेंथ आएगी M, पर तुम्हें पता है कि जब हमने लाइट की स्पीड निकाली थी तो अगर एप्सिलॉन नॉट किसी रिलेशन में नीचे है तो म्यू नॉट कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, उल्टा करना है भाई। और अगर तुम्हें नहीं पता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ आता है, नीचे आता है, और म्यू नॉट बाई 4 पाई आता है, म्यू नॉट कहाँ आता है, ऊपर आता है। तो कहीं भी किसी भी रिलेशन में अगर हमें म्यू नॉट नीचे दे रखा है, दूसरी रिलेशन में एप्सिलॉन नॉट ऊपर होगा, और कहीं एप्सिलॉन नॉट नीचे दे रखा है तो म्यू नॉट कहाँ होगा, ऊपर होगा। तो यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नॉट नीचे है तो म्यू नॉट कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। तो यही फ्लक्स है। तो फ्लक्स ऑफ नॉर्थ क्या होगा, म्यू नॉट इंटू जो भी मैं, देखो सिंपल सी बात है, फ्लक्स ऑफ नॉर्थ पोल क्या होगा, म्यू नॉट लिखा, और नॉर्थ पोल का हमें मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ लिखना पड़ेगा। नॉर्थ का कितना है, -m है, प्लस साउथ का देखना है तो साउथ में क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लक्स जो हमें देखना है साउथ का देखना है तो म्यू नॉट रहेगा। फ्लक्स ही तो है ना भाई, ये दोनों फ्लक्स हैं, तो म्यू नॉट इंटू पोल स्ट्रेंथ लिखनी थी, म्यू नॉट इंटू नॉर्थ की पोल स्ट्रेंथ -m हो गई, और म्यू नॉट इंटू साउथ की पोल स्ट्रेंथ +m हो गई। इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 0 आ गया। ये एक एब्स्ट्रैक्ट डेरिवेशन है, काम की नहीं है। तो हमें ये पता चला टोटल फ्लक्स 0 आएगा, ठीक है। तो शॉर्टकट आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसका स्टेटमेंट ये आएगा, अकॉर्डिंग टू इट इसके हिसाब से द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी ओवर, स्केलर क्वांटिटी होती है फाई बी, ओवर एनी क्लोज सरफेस इज कितना भाई, 0 आएगा, ठीक है, 0 निकाला है, ठीक है। थ्रू एनी या ओवर या थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 0, ये चीज़ें हैं, ठीक है, याद रखना। वेरी गुड। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वही, इसके बाद आप लोगों को प्रेडिक्ट हो गया होगा, हम टॉर्क के बारे में बात करेंगे। जैसे वहाँ देखा था वैसे यहाँ देखेंगे। तो आप पे टॉपिक है कि आपको बार मैग्नेट को रखना है यूनिफॉर्म 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड में, नहीं मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है सर। तो हम लिखेंगे बार मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म 2 डायमेंशनल मैग्नेटिक फील्ड। बार मैग्नेट को हम यूनिफॉर्म 2 डायमेंशनल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। इसको एक और नाम से जाना जाता है, और टॉर्क टाउ एक्सपीरियंस बाय बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड, किसी मैग्नेटिक फील्ड में। और आपको पता ही है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी, अपनी तो होगी नहीं। तो अगर हम किसी बार मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसमें कितना टॉर्क लगेगा, उसके लिए ज़रा हमें डायग्राम देखना पड़ेगा। डायग्राम देखें, उसके लिए हम क्या करते हैं, हाइपोथेटिकल नॉर्थ बना लेते हैं और यहाँ पे हाइपोथेटिकल साउथ बना लेते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, ऐसी, चलो बड़ी बनानी है तो बड़ी बना लो यार, मेरे को कुछ नहीं है। यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ, और यहाँ पे ऐसे रख लिया, ये हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बना ली, ठीक है। और ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या इंडिकेट करती है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को करती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। अब यहाँ हमने एक बार मैग्नेट रखा, ठीक है। चलो जितने एरिया पे हम रखना चाहेंगे उसको हम मिटा देते हैं, ठीक है।
आपको पता ही है। तो ये हमने एक बार मैग्नेट रख लिया ऐसे, ठीक है, ये हमने बार मैग्नेट रख लिया। चलो इसका साउथ यहाँ बनाना, नॉर्थ यहाँ बनाना, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऐसे जाएगा, और यहाँ की जो पोल स्ट्रेंथ है और यहाँ की जो पोल स्ट्रेंथ है आपको पता है एम है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो होगा क्या, आपको पता है जब भी कोई बार मैग्नेट किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है तो आपको पता है उसमें क्या लगता है, फोर्स लगता है, ठीक है। वो फोर्स होगा कितना यार, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था, फोर्स क्या था, क्यू ई था ना, क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज, क्यू ई था। तो यहाँ हो जाएगा क्यू की जगह एम और ई की जगह कितना बी, फोर्स इज इक्वल टू एम बी। कैसे याद करेंगे, क्यू ई से, क्यू का काम कौन कर रहा है, पोल स्ट्रेंथ, और ई का काम कौन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है। तो यहाँ पे एम बी आ गया। तो साउथ की वजह से मान लो ऐसे लग गया फोर्स, और नॉर्थ की वजह से मान लो ऐसे लग गया फोर्स, ठीक है। एक प्लस लगेगा एक माइनस लगेगा, जैसे आपको मर्जी है, कैसे भी बना लो आप, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, इसको बोल लेंगे एम बी, और एक इधर हो जाएगा एम बी, दो फोर्स हो जाएंगे, है ना। F2 इसे मान लो, या इसे मान लो फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल, और इसे मान लो फोर्स ड्यू टू साउथ पोल, दोनों बना लिए। अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा कि हमें ऐसा कुछ बनाना होता है और एक थीटा एंगल देना होता है। तो थीटा एंगल कैसे देंगे, ऐसे देंगे थीटा एंगल, ये एंगल थीटा सही है या ये सही है, खुद सोचो, सोचो किसके साथ बनेगा थीटा एंगल, ये बताओ। ये वाला सही बनाया मैंने या गलत बनाया, सर मुझे लग रहा है गलत है, ठीक है। तो ऐसा बना लो यार, ये थीटा, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, ये थीटा बना लिया तुमने। अब मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो छोटी सी चीज़ है ना, ये इसमें ये तो 90 डिग्री है, और तुमने बोले ये थीटा है। मान लो ये एंगल फाई होता ना, होता नहीं होता, फाई होता, ठीक है। तो मुझे तुम ये बताओ, क्योंकि एक एंगल थीटा हो गया तो थीटा प्लस फाई भी 90 होना चाहिए। भाई एक एंगल अगर तुम्हारा 90 हो गया, थीटा नहीं, एक एंगल तुम्हारा 90 हो गया, तो बाकी दो एंगल भी कितने होने चाहिए, 90 होना चाहिए, क्योंकि दोनों का सम फिर कितना होता, 180 होता, 90 और इन दोनों को मिला के 90 कितना होता, 180 होता। मैंने बोला इन दोनों को बराबर ही ले लो ना तुम, थीटा प्लस थीटा, इसको भी थीटा ले लो, 90। तो एक एंगल 45 होगा, लग भी तुम्हें इंक्लिनेशन से कितना रहा है, 45, ठीक है। मर्जी है तुम्हारी यार, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे ज्योमेट्री से भी प्रूफ कर लूँगा, ये साइड और ये साइड क्या आएगी, बराबर आएगी, ठीक है। ऐसे ही प्रूफ कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे ये पूरी लेंथ होती है 12, तो ये 12 cos थीटा हुआ, वहाँ से ही प्रूफ हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो दोनों एंगल थीटा थीटा हो गए, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो हमें इतना पता चला कि जैसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी बार मैग्नेट को लगाएंगे तो वहाँ पे जितने भी पोल्स होंगे, होते दो हैं, उन दोनों पोल्स पे फोर्स लगेगा। तो हम पे दो फोर्स आ गए, एक ऐसा और एक ऐसा। अब आपको दिख रहा है डायग्राम से कि मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जा रही है, तो एक फोर्स इसे सपोर्ट कर रहा है, कौन सा वाला, नॉर्थ वाला भी इधर जा रहा है और साउथ वाला इसे अपोज कर रहा है, ऐसी बात है, ठीक है। तो लिखते हैं, कंसीडर अ बार मैग्नेट, कंसीडर अ बार मैग्नेट प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक बार मैग्नेट को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालें सच दैट इट मेक्स एंगल थीटा। कितना एंगल बनाया इसने, थीटा एंगल बनाया, ये बात है, ठीक है। एक बार मैग्नेट को हमने प्लेस करा किस में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, सच दैट इसने कितना एंगल बनाया, थीटा बनाया। नाउ लेट क्या है, एफ एस क्या है, एम बी के बराबर है, एम बी, और एक है फोर्स इन नॉर्थ पोल, या फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल, या फोर्स एक्सपीरियंस बाय नॉर्थ पोल, जैसा आपको बोलना है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय साउथ पोल, फोर्स एक्सपीरियंस बाय नॉर्थ पोल। ये होगा माइनस एम बी या प्लस एम बी, आपकी मर्जी है, कोई इससे दिक्कत नहीं होती। यहाँ तो पोल स्ट्रेंथ हमें जीरो तो करनी नहीं है, तो ये है, बस डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। डायरेक्शन क्या ज़रूरी है, देखो साउथ पोल इधर लग रहा है, साउथ पोल वाला फोर्स इधर लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, दोनों के बीच में कैसा है, एंटी पैरेलल है। तो हम लिख लेंगे ये कैसे लग रहा है, साउथ वाला अपोजिट टू बी एक्सटर्नल या बी, और ये है अलोंग बी। अब आप ये देखो, ये इक्वल एंड अपोजिट है, क्या ये कैंसिल हो जाएंगे, नहीं होंगे भाई। क्यों होंगे कैंसिल, ये कैंसिल कब होते हैं, जब ये साउथ पोल भी इधर आ जाता और ये ऐसे होता, नॉर्थ पोल का इधर लग रहा है, साउथ पोल का इधर लग रहा है,
तो ये अब कैंसिल हो जाते हैं जब इनकी क्या होती है लाइन ऑफ एक्शन LOA, लाइन ऑफ एक्शन क्या हो सेम हो, LOA लाइन ऑफ एक्शन क्या हो सेम हो। पर आज देखो कितनी अजीब सी विडंबना है, एक ऐसा है एक ऐसा है एक ऐसा है, लाइन ऑफ एक्शन होनी ये चाहिए थी पर ये डेविएट हो गई इतना, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन थीटा एंगल पे डेविएट है, ठीक है। ये अब यहाँ पे नॉर्थ ये लग रहा, साउथ ये लग रहा, तो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन क्या है डिफरेंट है। कैसे देखो, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये रही, ये लाइन ऑफ एक्शन फर्स्ट हो गया, और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये रही, ये लाइन ऑफ एक्शन सेकंड हो गया। दोनों में देखो थीटा एंगल का फ़र्क है, देख लो ना डेविएटर की। अगर ये दोनों सेम ही हो जाए कहीं बीच में तो जीरो हो सकता है, आज तो होगा नहीं, क्योंकि देखो साउथ पोल की लाइन ऑफ एक्शन ये रही परपेंडिकुलर वाली, और नॉर्थ पोल की लाइन ऑफ एक्शन ये रही। इसे फेयर में बना लेना, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो आज तो ये कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है। आज इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है अलग अलग है, तो इसलिए ये कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है। तो दीज फोर्सेस, ये जो फोर्सेस है बीइंग इक्वल, प्रेजेंट कंटिन्यूस है ये, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। दीज फोर्सेस बीइंग इक्वल अनलाइक, है ना, एंड हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, एंड हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। ये सबसे मेन बात है कि इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या अलग है, ठीक है। ये फोर्सेस इक्वल तो हैं, अनलाइक तो हैं, बट इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है काफ़ी अलग है। सो दे डू नॉट कैंसिल आउट ईच अदर, ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। सो दे डू नॉट कैंसिल आउट ईच अदर, एक दूसरे को ये कैंसिल नहीं करेंगे। इंस्टेड ये क्या करेंगे, कपल बना लेंगे, जोड़ा बन जाएगा। इंस्टेड दे फॉर्म अ कपल, एक कपल बना लेंगे जो चाहेगा कि डायपोल मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में हो जाए, ये हमारा जो बार मैग्नेट है वो मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में आ जाए। तो इंस्टेड दे फॉर्म अ कपल विच ट्राइज टू रोटेट द डायपोल, रोटेट द डायपोल इन, पता नहीं कौन सी डायरेक्शन है, वे अंडरलाइन मान लेते हैं, इन समथिंग डायरेक्शन या सम डायरेक्शन, सो दैट डायपोल, ये जो आपका बार मैग्नेट है, डायपोल ये जो आपका बार मैग्नेट है वो बी के अलॉन्ग हो जाए, बी के ही अलॉन्ग हो जाए। मतलब आपको ऐसा बनाना है इसे। अब देखो कम एफर्ट कहाँ लगेगा, अगर हम इसे ऐसे घुमा दें क्लॉकवाइज, तो देखो मेरे को बस इतना घूमना पड़ा। पर अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज ले जाऊँ यूँ, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है ना, क्लॉक से उल्टा ऐसे, तो पूरा जैसे ऐसे है ना, तो ऐसे देखो कितना ज़्यादा ले जाना पड़ रहा, अभी भी ले जा रहा हूँ मैं। और जबकि क्लॉकवाइज में क्या है, ऐसे है सीधा यूँ लेंगे, क्लॉकवाइज में सीधा यूँ लेंगे, क्लॉक है ना भाई यूँ जा रहे हैं, क्लॉक में सीधा यूँ। एंटी में देखो पूरा घूम के जाना पड़ेगा ऐसे, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा ऐसे, जबकि क्लॉक में सीधा ऐसे। तो हम कैसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज, ठीक है। विच ट्राइज टू रोटेट द डायपोल इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन, सो दैट डायपोल या बार मैग्नेट इज अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो इतना हमें समझ में आ गया। इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि ये सारी कंडीशन टॉर्क की है। तो अब हमें बनाना पड़ेगा जी, ये रहा बार मैग्नेट है, ऐसा ऐसा, थीटा एंगल ये या वो, देख लो यार, तुम्हारी मर्जी है, तुम कैसे भी देखो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सही रहेगा ना, तुम्हारे लिए आसान होगा। ये लेंथ होगी 12, और भूले तो नहीं, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है कोई भी पोल स्ट्रेंथ हो गई इंटू कितना, इंटू लेंथ 12, ये होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। देखो ये 12 है, इसको एंगल की तरफ ले गए नीचे, 12 को एंगल की तरफ ले गए नीचे, नीचे हॉरिजॉन्टल, तो क्या लगेगा कॉस, तो ये बनेगा 2l कॉस थीटा। और इस 2l कॉस वाली लाइन के जो परपेंडिकुलर है, 2l कॉस थीटा के जो परपेंडिकुलर है वो साइन बनेगा,
तो ये 2L साइन थीटा हो गया। और आप देखो आर्म यही है, डायपोल की आर्म यही है। सर आपको कैसा पता चल जाता है? भाई साइन वाली होती है, इतने ज्ञानी बन जाओ, साइन वाली होती है, वेक्टर प्रोडक्ट आएगा। टॉर्क इज वेक्टर क्वांटिटी, साइन ही वेक्टर प्रोडक्ट होता है, इसलिए सारा खेल एंगल का है, एंगल ठीक लेना, ठीक है। तो आगे से ये एंगल मत लेना, ये लेना। तो नाउ अलॉन्ग बी फॉर्मिंग टॉर्क, कपल की वजह से टॉर्क बन जाएगा, टॉर्क, जिसको हम टाउ बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो दो फोर्सेस थे एम बी और एम बी, एक नॉर्थ का एक साउथ का, जिसमें साउथ वाला अपोजिट था, नॉर्थ वाला अलॉन्ग था, साउथ वाला एंटी पैरेलल था, नॉर्थ वाला पैरेलल था। ये दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, बीइंग ये इक्वल हैं, अनलाइक हैं, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए अनलाइक बोल दिया, या आप अपोजिट भी बोल सकते थे या अनलाइक बोल लो, पर ये सेम है। अगर ये एक ही लाइन में होते तो जीरो आता, घूमता ही नहीं, ऐसे ही रहता। पर ये कैसे हैं, इनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, बताई थी मैंने आपको। तो ये क्या करेंगे, कपल बनाएंगे जो ऐसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा बार मैग्नेट को कि सबसे कम एफर्ट में वो मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग आ जाए। तो हमें पता है वो देख के भी कितनी आई, क्लॉकवाइज आई। अब इसके बाद एक सिंपल सी बात है, जब ये दोनों काम करते हैं ना तो टर्निंग अफेक्ट होता है। कैसा अफेक्ट होता है, टर्न करा ना हमने, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आज क्लॉकवाइज कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटी क्लॉकवाइज करा था, पर ये टर्निंग अफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं टॉर्क, तो फॉर्मिंग टॉर्क। और टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स कोई सा भी लो, दोनों बराबर हैं, इनटू आर्म ऑफ कपल, और आर्म हमेशा साइन वाली होगी, आर्म ऑफ कपल। तो टॉर्क क्या आया, फोर्स कितना, फोर्स है आपका कोई से भी लो यार, एम बी हो गया, इनटू आर्म ऑफ कपल कितनी है, 2L साइन थीटा, ठीक है। तो हमने क्या करा, एम और 2L को साथ में ले लिया, एम और 2L को साथ में ले लिया। सर ये कौन सा क्रॉस है, कोई सा नहीं है, ये सिंपल मल्टीप्लाई है, अभी ना डॉट है ये ना कुछ है, और बी साइन थीटा ऐसे ले लिया। एम इंटू 2L आपका कितना होता है, कैपिटल एम होता है। ये छोटा एम क्या है सर, पोल स्ट्रेंथ, कैपिटल एम क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो ये बना एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। अब ये तो हमारी नॉर्मल फॉर्म आ गई। वेक्टर फॉर्म क्या होगी, साइन हटेगा तो क्रॉस आ जाएगा, जो आगे है सो आगे है, जो पीछे है सो पीछे है, गलती मत करना, क्रॉस में बहुत दिक्कत होती है। तो टॉर्क हो गया एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी, ये हो गया, ठीक है। एंगल आपको पता है किस किस के बीच में, डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के, भाई देख लो, डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का है, इसलिए मैंने पहले से वो बनाया नहीं था, ठीक है। अब अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, तो मान लो एक एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, और मान लो इसमें एक्स एक्सिस हमारी एक यूनि डायरेक्शनल मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रही है, और जो हमारी वाई एक्सिस है वो हमारे मैग्नेटिक मूवमेंट को डिनोट कर रही है। तो टॉर्क की डायरेक्शन ऐसे होगी, ऐसे, या तो आप ऐसे भी मान सकते हो कि अगर ये किसी प्लेन के अंदर हो, अगर ये किसी प्लेन के अंदर हो, क्योंकि आपको पता है ये मैं जेड एक्सिस ही दिखा रहा था, पर कोई बात नहीं। अब अगर ये प्लेन है तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, मतलब टॉर्क ऐसे निकल रहा होगा, इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर, ये तो ये सारा मिड गया ना बच्चों। अब ये इसी की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, रियल टाइम में चलोगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग, कौन कौन सा प्लेन के अंदर क्या क्या है बच्चे, एक तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, और क्या है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के, ठीक है। टॉर्क की डायरेक्शन ये है, क्लियर, बहुत बढ़िया, शाबाश, समझदार, चतुर, निपुण, आगे बढ़ते हैं। चलो, जब अगर हमने अब टॉर्क की बात कर ली तो स्पेशल केसेस में बस इसका एक वो देखेंगे और एक वो देखेंगे। सर क्या वो टॉर्क मैक्सिमम, टॉर्क मिनिमम, ये देखना है। टॉर्क तुम्हें पता है क्या होता है, एम बी साइन थीटा होता है, एम बी साइन थीटा, और ये थीटा एंगल क्या है, नॉर्मल का यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का है। तो एक तो टॉर्क मिनिमम देखेंगे, टॉर्क मिनिमम कब होगा, और एक देखेंगे टॉर्क मैक्सिमम, एक टॉर्क मिनिमम और एक टॉर्क मैक्सिमम। देखिए टॉर्क मिनिमम के लिए साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, मिनिमम यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ पे जीरो है, आपको डोमेन लेने पड़ता है, ऐसे थोड़ी कि कुछ भी ले लोगे। और मैक्सिमम के लिए साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए जो कि होती है 1, साइन की वैल्यू जीरो आती है जीरो पे,
थीटा एंगल 0 होगा। और साइन की वैल्यू 1 कब आती है? जब थीटा एंगल कितना हो? 90 हो। साइन 90 कितना होगा? 1 होगा। और साइन 0 कितना होगा? 0 होगा। अब अगर आप डालोगे तो टॉर्क मिनिमम की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? टॉर्क मिनिमम की देखो, एम बी साइन 0 0 होता है, तो टॉर्क मिनिमम आया है 0। और यहाँ पे एम बी और साइन 90 है, साइन 90 होता है 1, तो टॉर्क मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आई? ध्यान से देखो, साइन 90 हो गया 1, बचा एम बी, तो टॉर्क मैक्सिमम की वैल्यू आई एम बी। ठीक है, ये याद रखना। क्लियर? वेरी गुड। इसमें वही चलेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल 0 में, अनस्टेबल 180 में, और मैक्सिमम आपको पता ही है क्या होगा। ठीक है, ये स्टेबल ये हो गया, मैक्स ये पता है। अनस्टेबल आपको पता है, अनस्टेबल में भी कितना आता है? इक्विलिब्रियम में रहता है, टॉर्क आता है 0, तो अनस्टेबल आएगा थीटा कितना? 180। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में चला वैसे ही यहाँ पे भी चलेगा। अब हमने टॉर्क पढ़ लिया, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें लड़ना है इससे, हमें टॉर्क के कुछ अगेंस्ट काम करना है। हम तो नहीं करेंगे, हम मतलब कौन? मैग्नेटिक डायपोल ही करेगा। और वो काम तब एक्शन में आएगा, या वो एनर्जी तब एक्शन में आएगी जब टॉर्क अपने मैक्सिमम पावर में होगा। मतलब वो मैक्सिमम हमें रोटेट करना चाहेगा। हम कौन? बार मैग्नेट। तो हमें मैक्सिमम रोटेट करना चाहेगा और हमें उसे अपोज करना है। तो हम पे एक ऐसी एनर्जी होनी चाहिए जिसे हम स्टोर करके रख सकें। काइनेटिक एनर्जी कभी भी स्टोर नहीं होती, वो एक बार लग जाती है ड्रिफ्ट में, मोशन में। हम स्टोर करने वाली एनर्जी चाहिए जो कि होती है पोटेंशियल एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी डायपोल में स्टोर होकर रहेगी और कब काम आएगी? जब टॉर्क अपना रंग दिखाएगा, जब टॉर्क रोटेट करना चाहेगा और हमें उसे अपोज करना है। वो ऐसे ले जाना चाह रहा है, हमें अपोज करना है, वो ऐसे ले जाना चाह रहा है, हमें अपोज करना है। तो यूज़ होगी पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये तो हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यह है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्यों आती है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो, सिंपल सी बात है, इट इज़ द एनर्जी पोजेस, स्पेलिंग देख लेना, इट इज़ द एनर्जी पोजेस बाय मैग्नेटिक डायपोल या बार मैग्नेट, है ना, बात एक ही है। और क्यों होती है? बाय वर्च्यू ऑफ इट्स, या तो शेप या साइज या ओरिएंटेशन या एंगल जो भी हो। तो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, पोजीशन या एंगल, ओरिएंटेशन, एंगल मतलब ओरिएंटेशन, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन या ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इट वर्क अगेंस्ट द टॉर्क, टॉर्क के अगेंस्ट काम करती है। तो इट वर्क अगेंस्ट द टॉर्क, टॉर्क के अगेंस्ट काम करती है। टॉर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगी, टॉर्क क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऐसे समझ सकते हो आप लोग। तो इट वर्क अगेंस्ट द टॉर्क, हमें पता है टॉर्क का, वी नो दैट, हम जानते हैं टॉर्क हमारा आया m क्रॉस बी, m क्रॉस बी, एंगल है m और b के बीच का, ये बना एम बी साइन थीटा। आपको बताइए क्लॉकवाइज करना चाहते हैं डायपोल को और हमें इसके अगेंस्ट काम करना है, कुछ काम करना पड़ेगा। तो दिस टॉर्क ट्राइज टू रोटेट मैग्नेटिक डायपोल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रोटेट मैग्नेटिक डायपोल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और हम नहीं चाहते ये क्लॉकवाइज हो, हमें ओरिजिनल पोजीशन ही चाहिए। ऐसा है तो ऐसे ही रहे, टॉर्क चाहता है ऐसे हो जाए, या ऐसा है टॉर्क चाहता है ऐसे हो जाए, हम नहीं चाहते। तो अगर टॉर्क ऐसे लगा रहा होगा फोर्स तो हमें ऐसे लगाना है, अगर टॉर्क का अफेक्ट टर्निंग वाला ऐसे है तो हमें ऐसे करना है। ठीक है, तो हमें अगेंस्ट काम करना है। और हम एकदम से रंग नहीं दिखाएंगे, क्योंकि टॉर्क भी क्या होता है, एकदम से अपना पूरा एफिशिएंसी से काम नहीं करता, वो थोड़ा एंगल करेगा, हम थोड़ा करेंगे, और थोड़ा और थोड़ा, एकदम ऐसे करेंगे। ठीक है, सो स्मॉल अमाउंट
ऑफ वर्क इज, हमने क्या लिखा, एनर्जी पोजेस्ड बाय द मैग्नेटिक डायपोल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन या ओरिएंटेशन, इसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है। ये टॉर्क के अगेंस्ट काम करता है, टॉर्क हमें पता है एम क्रॉस भी होता है, एम बी साइन थीटा। ये टॉर्क चाहता है कि मैग्नेटिक डायपोल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाए और हम इसके अगेंस्ट काम करना चाहते हैं। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, जिसे हम डी डब्ल्यू बोलेंगे, इज डन अगेंस्ट टर्निंग इफेक्ट ऑफ टॉर्क। हमें टॉर्क के टर्निंग इफेक्ट के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम अगेंस्ट काम करें, किसके, टॉर्क के टर्निंग इफेक्ट के, ठीक है। साफ आ रहा है, हाँ साफ आ रहा है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ टॉर्क। तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, करना कुछ ही नहीं। हम लिखेंगे, देखो हमें पता है वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, हमें पता है ये होता है लीनियर मोशन में। आज हम कर रहे हैं रोटेशनल मोशन, टर्निंग वाला। तो वर्क रहता है, मतलब जनरली लीनियर में वर्क होता है फोर्स इनटू डीएस, है ना। अब ये होता है लीनियर मोशन में। टर्निंग में क्या होगा, फोर्स का काम कौन करेगा, टॉर्क, और डीएस का काम करेगा डी थीटा। तो डी डब्ल्यू हो जाएगा टॉर्क डी थीटा, ठीक है। फोर्स का काम टॉर्क करेगा और डिस्प्लेसमेंट का काम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगी थीटा। इसे आगे बढ़ाएंगे, टॉर्क की वैल्यू हमें पता है कितनी है, एम बी साइन थीटा, और यहाँ लिख लेंगे डी थीटा, ऐसा आ गया। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, ठीक है। कितना, डी डब्ल्यू इज एम बी साइन थीटा डी थीटा। नाउ अब हम टोटल वर्क डन करना चाहते हैं। मान लो टॉर्क चाहता है, ये हमारे इनिशियल, देखो ये हॉरिजॉन्टल है, और मान लो ये इनिशियल एंगल थीटा 1 है, इसने थीटा 2 कर दिया, थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2। हम चाहते हैं थीटा 2 से थीटा 1 आ जाए, आई बात समझ में। या ये क्या करना चाहता था, ये ऐसे करना चाहता है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये एंगल थीटा 2 है, ये से थीटा 1 ला गया, हम चाहते हैं थीटा 1 से थीटा 2 आ जाए। तो अब हमें टोटल वर्क करना है कि हम दो ओरिएंटेशन, मतलब थीटा 1 और थीटा 2 के बीच में कितना हमें काम करना पड़ेगा वो निकालना है। क्योंकि टॉर्क चाहता है कि हमारा डायपोल थीटा 2 से थीटा 1 हो जाए, हम चाहते हैं थीटा 1 से थीटा 2 हो जाए, ठीक है। जैसा है वैसे ही रहे। तो नाउ टोटल वर्क W, है ना, फ्रॉम थीटा 1 एंगल से थीटा 2। टॉर्क चाहता है थीटा 2 से थीटा 1 हो जाए, हम चाहते हैं थीटा 1 से थीटा 2 रहे। तो देखो यार, टोटल वर्क निकालना है, तुम्हें पता है वो कैसे निकलेगा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करके, क्योंकि डी से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, डब्ल्यू ही आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो टोटल वर्क होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, पर डी डब्ल्यू कुछ और नहीं है, डी डब्ल्यू ये रहा, कितना, एम बी साइन थीटा डी थीटा, शाबाश। और एंगल है इनिशियल थीटा 1, फाइनल है थीटा 2। टॉर्क क्या करना चाह रहा था, टॉर्क थीटा 2 से थीटा 1 करना चाह रहा था, हम थीटा 1 से थीटा 2 करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये बात है। तो टॉर्क हुआ एम बी साइन थीटा डी थीटा। अब देखो एम और बी तो कांस्टेंट है, एम बी बाहर आया, आपके बचा इंटीग्रेशन थीटा 1 से लेकर थीटा 2 और साइन थीटा और डी थीटा। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो डब्ल्यू की वैल्यू आई एम बी, अंदर से आया माइनस कॉस थीटा, इंटीग्रेशन हो गया भाई, है ना, बाई वालों देख लो, साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस। अब लिमिट है, और लिमिट आपको पता है कैसे होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, पता है ना ये आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पर उससे पहले माइनस को बाहर भेज दो, तो माइनस एम भी बाहर आया, आप ये बचा कॉस थीटा, कितना, थीटा 1 से लेकर थीटा 2, शाबाश। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार थीटा की जगह हम थीटा 2 डालेंगे और एक बार थीटा की जगह थीटा 1 डालेंगे, ये बात है। तो हमने करा W इज माइनस एम बी, अपर लिमिट, थीटा की जगह थीटा 2, थीटा की जगह थीटा 2, और फिर थीटा की जगह थीटा 1, थीटा की जगह थीटा 1, और बीच में कितना, माइनस, बीच में कितना, माइनस, ये है, बीच में कितना है भाई, माइनस है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पता है ना, थीटा 2 माइनस थीटा 1, ठीक है। माइनस को अंदर भेजो तो W इज इक्वल टू एम बी, माइनस अंदर जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो कॉस थीटा 1 हो गया, और जो पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा 2 हो गया। अब यही वर्क, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ क्या, पोटेंशियल एनर्जी। यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और कब काम में आएगा, कि जब टॉर्क अपना रंग दिखाएगा।
वेस्ट नहीं करना, इसे स्टोर करके रखना है, काम में कब आएगा, जब टॉर्क अपना रंग दिखाएगा। तो यही यू की वैल्यू होगी पोटेंशियल एनर्जी की, कितनी, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। और बच्चों हम चाहेंगे कि बुरे से बुरे वक्त में ये पोटेंशियल एनर्जी हमारा साथ दे दे, हमारा मतलब डाइपोल का। तो हम चाहेंगे जितना भी बड़ा टॉर्क आ जाए हम उससे लड़ने की हिम्मत रख सकें, जितना भी बड़ा टॉर्क आ जाए ऐसी हमें एनर्जी चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सबसे एक्सट्रीम एंगल लेंगे, क्या, थीटा 1 को हम इनिशियली 90 डिग्री रखेंगे, और ये भयंकर, और थीटा 2 कुछ भी हो जाएगा, थीटा मान लो। हम सबसे एक्सट्रीम केस देखना चाह रहे हैं कि 90 में हो, चल आ जाओ टॉर्क, तू इसे 90 ले जा ले, हम 90 से इसे यहाँ ले आएंगे थीटा एंगल पे, थीटा एंगल ये रहा, तू 90 ले जा ले इसे, ये बी है ये 90 है, तो 90 ले जा ले, हम पूरी एफर्ट लगा देंगे, हम तो मैक्सिमम एनर्जी कंटेन करके रखेंगे। तो अगर आप ये लगा दो तो यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम बी कॉस थीटा 1 की जगह 90 माइनस कॉस थीटा 2 की जगह थीटा। बच्चों कॉस 90 जीरो होता है, यू इज इक्वल टू एम बी, कॉस 90 हो गया जीरो, कॉस थीटा रहा, ठीक है, कॉस 90 हो गया जीरो, और कॉस थीटा रहा, जीरो माइनस कॉस थीटा हो गया माइनस कॉस थीटा। तो इसे लिख सकते हैं ऐसे, माइनस एम बी कॉस थीटा। और बच्चों अब कॉस आ गया, कॉस हटेगा तो डॉट प्रोडक्ट आएगा, तो इसे लिखेंगे एम डॉट बी ऊपर वेक्टर ऐसे। सर क्या यू के ऊपर वेक्टर लगाना है, नहीं, ऐसी बात है। कितना आया, यू इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी। सर डॉट क्यों लगाया, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो डॉट प्रोडक्ट लगाना जरूरी था, ठीक है, ऐसी बात है, स्केलर क्वांटिटी थी इसलिए डॉट प्रोडक्ट लगाना ज़रूरी था। आपको ये पता है, देखो यू मैक्स कब आएगा, मैक्सिमम जब थीटा एंगल जीरो हो, क्यों, क्योंकि कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, तो जब थीटा एंगल जीरो होगा तो मैक्सिमम आएगा, और इस मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देखो, कॉस जीरो हो गया 1, तो यू मैक्स आएगा माइनस एम बी, ठीक है। और अगर आप यहाँ यू मिनिमम निकालना चाहें, यू मिनिमम, तो वो तब होगा जब कॉस 90 हो, क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है, तो आपको पता चल गया थीटा को 90 रखना पड़ेगा, और यू मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, ठीक है। ये थीटा एंगल 90 रखना आ जाएगी, क्लियर, बहुत बढ़िया।